Welcome to We Learn, session 5 of Business Environment. In this session, the topics covered are economic system, introduction, capitalist economy, its merits and demerits, socialist economy, then mixed economy with its merits and demerits. So in this session, first we will understand economic system. इकोनॉमिक सिस्टम समझने से पहले हम बात करेंगे इकोनॉमी की. इकोनॉमी क्या है? जब हम सभी इकोनॉमिक यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं, उनका सम टोटल करते हैं, तो वो एक इकोनॉमी का फॉर्म लेती है. तो इकोनॉमी में सबसे पहले 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं. ड्यू टू स्कैरसिटी इन रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ विल इट बी प्रोड्यूस्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस. मीन्स किस टाइप की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जानी चाहिए, क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, इनफैक्ट कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और किसके लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी. सो आंसर इज व्हाट? एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. So allocation of scarce resources must be there, right? And then resources जो है, resources की ownership, these are privately owned resources as well as public ownership is also there. So resources जो है वो दोनों तरीके के होते हैं, privately owned and publicly owned. So इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, कैपिटलिस्ट, दैट मीन्स कि जिसमें जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेज हैं, दीज आर प्राइवेटली ओन्ड, सिंगल ओनर होता है इसमें, और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये वो इकोनॉमी है जिसमें टोटल प्रोडक्शन लेवल जो है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट ओनर्स. So production is guided largely through the operation of market only. तो market operations के बेस पे ही production activities जो है वो decide की जाती है. Let's see what are the features of this economy. Features include, first is free private enterprise. तो free private enterprises जो भी हमारी capitalist economy है उसे हम free enterprise economy बोलते हैं. Because such an economy is characterized by economic liberty. So the chief constituent of economic liberty is the right of individuals to own property. Property means कि उनकी ownership होती है फैक्ट्रीज के लिए, लैंड, मशीनरी. तो ये जो means of production है वो इसके ओनर होते हैं. In all we can say that all material means of production are owned privately in this type of economy. Second thing is freedom of consumption as well as freedom of production. Means जो यहाँ पे private owners हैं उनके ऊपर कोई restrictions नहीं होती कि वो इस लेवल का प्रोडक्शन जनरेट करेंगे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कोटास कोई फिक्स नहीं होते. सिमिलरली कंजम्पशन एक्टिविटीज़ भी फ्रीली मूव करती है. क्योंकि हमने बात की अभी जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये फ्री एंटरप्राइज होती है. सो इट अलाउज दैट एवरीवन इज फ्री टू परस्यू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसमें फ्रीडम होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. एंड हेयर प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स दे हैव द राइट टू ओन एंड यूज वेल्थ टू अर्न इनकम एंड टू sell and purchase labor for wages with little or no government control. जैसे कि हमने पहले बात की कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता. तो इसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपने आप कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो दे एंजॉय द राइट ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो. सो द डिस्टिंग्विश्ड फीचर इज it is distinguished from fascist economies. So individuals, they have the right to own the property and they can enjoy the right of
consumption also. Here in this type of economy workers जो है वो they are free to choose any occupation. जो उन्हें अच्छा लगता है वो वही occupation choose कर सकते हैं और वो किसी भी occupation में enter कर सकते हैं, in which he expects that highest reward in the form of money, wages and other benefits. जहाँ पे वर्कर्स को लगता है कि इस एरिया में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज़्यादा मनी मिलेगा, तो वो उसी एरिया में एंटर कर सकते हैं. सो हेयर एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो फ्री टू चूज देयर वर्कर्स एंड वर्कर्स आर फ्री टू चूज देयर एम्प्लॉयर. तो इसमें फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशनल चॉइस जो है वो आता है. तो फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशन, दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन. दिस इज द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. थर्ड थिंग इज प्रॉफिट मोटिव. अब देखिए प्रॉफिट मोटिव की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट जो है दे आर मोर कंसर्न अबाउट प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट मोटिव जो है इट इज द एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना यही प्रोड्यूसर्स का सोल मोटिव रहता है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटर्मिन्ड बाय प्रॉफिट मोटिव ओनली. तो प्रोड्यूसर्स दे वुड प्रोड्यूस मोर ऑफ दोज गुड्स, जहाँ पे उन्हें लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेगा वही प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं. एंड कंज्यूमर्स डिस्पोज ऑफ देयर इनकम इन सच अ मैनर दैट दे डिराइव मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम इट. जैसा अभी हमने बात की फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, तो प्रोड्यूसर्स जो है वो उस टाइप की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनसे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, और कंज्यूमर्स उस टाइप की प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिनसे उन्हें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है. सो एवरी एम्प्लॉयर बार्गेन्स एज लो अ वेज रेट एज पॉसिबल. और जो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय होगा ही ट्राइज टू गेट एज हाई अ वेजेस एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा उसे वेजेस मिल सकता है वो उतने के लिए बार्गेनिंग करता है. तो वी कैन से दैट प्रॉफिट मोटिव सर्व्स एज एन इंसेंटिव टू पीपल, जिससे कि प्रॉफिट एक मोटिवेशन का काम करता है कैपिटलिस्ट के लिए, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं. सो प्रोड्यूसर्स दे अडॉप्ट ऑल मीन्स टू अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट्स. और अगर हाईएस्ट प्रॉफिट होंगे फर्म को तो वो वेजेस भी हाई देगी, जिससे कि वर्कर्स की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है. सो प्रॉफिट मोटिव इंश्योर्स इंसेंटिव एज वेल एज एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. यस, इसमें जो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस रहता है वो लीस्ट लेवल का होता है. हेयर गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज नेसेसरी टू डिफाइन एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, इंश्योर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करना है उसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इस कैपिटलिस्ट टाइप इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल रहता है. नेक्स्ट इज कंपटीशन. अब देखिए कंपटीशन जो है ये एक वी कैन से कि एक वाइटल पिलर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का. सो कंपटीशन टेंड्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इट इंश्योर्स दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि कैपिटलिस्ट जो है वो कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो सेल कर पाए, राइट. तो इस केस में क्या है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करके और कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकालते हैं, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर सकें. सो अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस इस केस में जो एफिशिएंट फर्म्स हैं दे विल सर्वाइव, अदरवाइज जो इनएफिशिएंट फर्म्स हैं they will be eliminated. So competition in labor market ensures that laborers give their best performance. So these are the features of capitalist economy. Next are the merits and demerits of capitalist economy. First we will discuss about merits. अब देखिए merits में first is incentive to work. तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इस केस में दे आर मोटिवेटेड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि उन्हें compete करना है कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, जिससे कि वो प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें. सो दे आर मोटिवेटेड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन
so as to face competitive environment. Second thing is efficient use of resources. Again, producers they are under constant pressure क्योंकि उन्हें अपनी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है जिससे कि वो हाई प्रॉफिट्स अर्न कर सके. सो वर्कर्स दे वर्क मोस्ट एफिशिएंटली in order to earn high incomes. Next is flexibility and adaptability. Here capitalists they have to adapt itself to the changed conditions and changes in external environment. तो ये क्या शो करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है कि वो जो कैपिटलिस्ट है वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं इटसेल्फ टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट. तो अगर इन सब चीज़ों में कुछ भी चेंज आता है तो कैपिटलिस्ट को अपने एनवायरनमेंट में भी चेंजेस करने पड़ते हैं. दे हैव टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो इट सीम्स दैट दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक वर्किंग. दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी that helps the producers in solving the basic problem, that is basic problem जैसे अभी हमने डिस्कस की, what to produce, how to produce and for whom to produce. तो यहाँ पर जो प्राइस मैकेनिज्म है वो डिमांड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू ही फिक्स किया जाता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्रीडम. मीन्स यहाँ पर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं दे आर फ्री. फ्रीडम टू सेव, फ्रीडम टू इन्वेस्ट, दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम. Next is increase in production and standard of living. That is increase in production and standard of living. As you know कि इसमें जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करके हाई प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं. इफ दे विल engage in high profit then they will give high wages to their laborers also. That improves their standard of living. Those were the merits of capitalist economy. Now let's discuss about demerits. First demerit is inequality of income. That means capitalism that it has led to large disparities in distribution of income and wealth. तो यहाँ पर कुछ जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो रिच बनते जाते हैं बट जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इक्वल नहीं होता, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का फैक्टर जो है ये सामने आता है. कॉन्सिक्वेंटली वी कैन से रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर. सेकेंड डिमेरिट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास स्ट्रगल. वी कैन से क्लास स्ट्रगल बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स. बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट जो है दे एक्सप्लॉइट द लेबर क्लास फॉर मोर प्रॉफिट्स. So there is a class conflict between them. Then economic instability. There is no coordinating agencies in capitalist economy, जिसकी वजह से there is always a possibility of overproduction and underproduction. Inflation, unemployment, ये conditions जो हैं ये arise होती हैं जिसकी वजह से economic instability arise होती है. Next is economic waste. इकोनॉमिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसा हमने पहले देखा कि कैपिटलिस्ट जो है वो न्यू इनोवेशन करता है, न्यू इनोवेशन करता रहता है जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके. तो इसकी वजह से क्या होगा, जब न्यू टेक्निक्स मार्केट में आएंगी तो ओल्ड टेक्निक्स जो होंगी दोज बिकेम डिस्कार्टेड और आउटडेटेड. सो दिस रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक वेस्ट. That was all about capitalist economy. Now let's talk about socialist economy. Socialist economy means कि इसमें जो means of production है, distribution means है, ये सब publicly owned होते हैं. Means government का, state authorities का पूरा control होता है. The important essentials of socialism are that all great industries of the land should be publicly or collectively owned. So resources are owned and controlled by state authorities. Now let's talk about features of socialist economy. First feature is
सोशल ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि सोशलिज्म में प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, एलोकेटेड, डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट ओनली। तो स्टेट जो है यही पूरा एक अथॉरिटी है जो कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हैंडल करती है। अंडर दिस ऑल्सो द स्टेट कंट्रोल ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज ऑल्सो। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन चलता है, गवर्नमेंट ही इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, रिसोर्स एलोकेशन कितना करना है, प्रोडक्ट के प्राइसेस कितने होने चाहिए जिससे कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सके, और आउटपुट कितना होगा, ये सब चीज़ें किसके हाथ में होती है? इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यस, प्लानिंग फंक्शन इज ऑल्सो बीन सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तो पूरा प्लानिंग की इकोनॉमी में कैसे क्या काम हुआ ये सब गवर्नमेंट करती है। सो प्लानिंग हैज रिप्लेस द प्राइस मैकेनिज्म इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। The Planning Commission is normally entrusted with the authority to study the resource situation and social requirements. तो इसमें प्लानिंग कमीशन जो है वो काम करती है, वही डिसीजन लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, सेविंग रेट क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट रेट क्या रहेगा, ये सब काम किसका रहता है? प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इज द प्राइम एम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसा कि अभी हमने बात की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहता है प्रॉफिट मोटिव, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम रहता है सोशल वेलफेयर। सो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज सबऑर्डिनेटेड टू हायर इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिशन। अभी जैसे हमने बात की कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर मोनोपोली गवर्नमेंट की रहती है। तो गवर्नमेंट हैज द मोनोपोली ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। देयर इज इनफैक्ट वी कैन से देयर इज नो स्कोप फॉर कंपटीशन। तो राइवलरी कंडीशंस अराइज नहीं होती, सो कंपटीशन कैन बी एलिमिनेटेड एंड कोऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल गुडविल प्रिवेल्स इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन। दैट मीन्स कि इसमें स्टेट डिसाइड करती है कि क्या अवेल कराना है कंज्यूमर्स को। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स को पूरी फ्रीडम दी थी कि दे कैन चूज वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट यहाँ पर स्टेट सोचती है, स्टेट थिंक्स व्हाट इज सफिशिएंट फॉर कंज्यूमर्स। सो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड इन socialist countries. Next we'll discuss about merits and demerits of socialist economy. Merits. First merit is equitable distribution of income. तो socialist economy में equal opportunities मिलती है सभी को, irrespective of caste, color and creed. So there is no possibility of private property or unearned income. तो people जो है, people को उनकी ability, उनकी skills के हिसाब से ही उनको पे किया जाता है. So wage differential to a limited extent is recognized depending upon the nature and requirement of the job. Next thing is elimination of economic instability. Yes, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो prices हैं वो स्टेट फिक्स करता है, रेगुलेट करता है. सो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रेगुलेटेड बाय स्टेट ओनली. तो इसमें सभी इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो प्लानिंग कमीशन करता है. सो हेयर दे अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी. तो जो कंडीशंस हैं ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की, ये कंडीशंस को एलिमिनेट करता है एंड प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हार्डली अराइज इन दिस सिचुएशन. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ क्लास स्ट्रगल. जैसे कि यहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट सोसाइटी में जैसे कि स्टेट जो है वो एम्प्लॉयर है, सो बेसिक
गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर। तो स्टेट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकती, एंड इट ऑल्सो गिव्स many benefits to workers with social welfare in mind. So इस वजह से जब सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो दोनों ही क्लासेस में स्ट्रगल भी नहीं होता. Then better allocation of resources. In socialist economy, production is done with the objective of maximization of social welfare. So allocation of resources is made by planning authority to promote social welfare. किसको कितना रिसोर्स एलोकेट करना है, ये सब डिसीजन जो है वो प्लानिंग कमीशन लेता है. सो लग्जरीज आर नॉट प्रोवाइडेड at the cost of basic necessities of life. They are able to eliminate various type of wastages of resources. Now let's talk about demerits of socialist economy. First demerit is loss of incentive. That means कि profits तो लोगों के पास जाता नहीं है, so they lose incentives to work. Abolition of private property, free enterprise, competition, ये रिड्यूस करते हैं इंसेंटिव्स को. सेकेंड थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. तो गवर्नमेंट ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है इस टाइप की इकोनॉमी में, तो यही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है. सो गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म टू नो द विश ऑफ द पीपल. उनकी नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उस चीज़ को वो नहीं जान पाती. तो इस वजह से क्या है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यू पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स बिकमिंग डिक्टेटर्स. सो इस केस में जो है इकोनॉमिक पावर या पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेट होती है विद इन अ फ्यू हैंड्स ओनली. देन डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करने का कोई प्रॉपर बेस नहीं है, एज देयर इज नो फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो उस केस में प्राइस जो है वो डिटर्मिन नहीं किए जा सकते. इन केस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज कैन नॉट बी डिटर्मिन, इट इज डिफिकल्ट टू हैव रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ वी विल टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी. लेट्स सी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है. मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा, उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा. अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, जो कि दोनों के ही फीचर्स कंटेन करती है. दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. सो इट इज एन इकोनॉमी विच कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. In this economy, government tries to control and regulate the private sector. Means big mixed economy में private sector और public sector they go hand in hand. दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो ट्राई करती है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके थ्रू इट्स टैक्सेशन पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी, लेबर लॉज. ये सब रूल्स, ये सब लॉज अप्लाई करके वो गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहती है, लेती है इनफैक्ट इन मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी. फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज, फर्स्ट फीचर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, मैनेज करती है. इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज in like infrastructure, strategic sectors like mining, oil, railways, transport, communication, power projects, heavy industries. तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आते हैं. So these are the sectors where profitability is low but the consideration is social welfare. और जबकि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट्स विद द प्रॉफिट मोटिव ओनली. So it dominates in agriculture, consumer goods industries and retail trade etc. Second is features of both capitalism and socialism. Mixed economy में दोनों ही के ingredients हैं. That means कि private property भी present है, profit motive भी है, competition, price mechanism. These all are the features of
कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रादर, ये सभी फीचर्स जो हैं वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में भी अवेलेबल है। सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड इज गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द प्राइवेट सेक्टर। यस, जैसे कि अभी हमने बात की कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज। नेक्स्ट इज प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म हेयर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक रेलवेज है, रेलवे फेयर्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, पेट्रोल प्राइस, ये सभी जो बेसिक नेसेसिटी की गुड्स या सर्विसेज हैं उसके लिए गवर्नमेंट ही फिक्स करती है प्राइस को, कैपिटलिस्ट फिक्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है, तो प्रॉफिट मोटिव जो है वो एक गाइडिंग फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर के लिए, बट द गवर्नमेंट मेक्स श्योर दैट प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अगेंस्ट वो प्रॉफिट्स अर्न ना करें। नेक्स्ट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फर्स्ट मेरिट इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो एक अच्छा स्कोप देती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट, पीपल जो है दे कैन सेव एनी अमाउंट, दे कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट, कहीं पर भी वो सेव कर सकते हैं, कितना भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के पास भी राइट होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज को चूज करके और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो प्राइवेट इन दिस मिक्स्ड इकोनॉमी it provides adequate civil, political and economic freedom to the people. Second thing is check on concentration of economic power. Economic power is कि ये चेक करती है कि कोई कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्टिक पावर एंजॉय तो नहीं कर रहा है, तो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ही लेती है। देन proper allocation of resources, that means resources they are divided among public and the private sectors for social interest. So economic planning ensures that the economic resources are utilized in a best possible manner. Next is economic stability. Economic stability means कि जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, स्टेट की बात आती है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। देन मिक्स्ड इकोनॉमी इट एलिमिनेट्स द कंडीशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन, तो इसी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अराइज होती है। सो थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टेट रेगुलेशन इट अवॉइड इन्फ्लेशन कंडीशंस एज वेल एज डिफ्लेशनरी कंडीशंस। नाउ आर द डीमेरिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले डीमेरिट है इसकी इनसफिशिएंट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है फर्म्स को। सो एक्सेसिव रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट ऑपरेट एट सफिशिएंट लेवल और पब्लिक सेक्टर मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट ड्यू टू लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो ये डिफरेंसेस आते हैं। सेकेंड थिंग इज कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दोनों सेक्टर्स में, दैट मीन्स इफ बाय एनी चांस नॉन कोऑपरेशन अराइजेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती अगर दोनों ही सेक्टर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। एंड थर्ड डीमेरिट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट मीन्स कि एक सेक्टर, दोनों में से एक सेक्टर दूसरे को डोमिनेट करता है। अगर पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तो उस केस में इट विल बी टेक ओवर द प्राइवेट सेक्टर और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है। और अगर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट प्रूव होता है तो उस केस में मिक्स्ड इकोनॉमी में बी कन्वर्टेड इनटू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये हम कह सकते हैं कि इफ गवर्नमेंट इज एफिशिएंट इन मिक्स्ड इकोनॉमी देन इस टाइप की जो लिमिटेशंस है, शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। So this is the end of the session. At the end there is one exercise.
This exercise contains two questions. One is explain the concept of economic system, and second is what are the features, merits and demerits of socialist economy. Thank you.